लगाई है उसी सिमत के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर उसके अंदर एक्सलेरेशन पैदा हुई है। व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सलेरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब उस बॉडी के अंदर एक्सलेरेशन पैदा हुई है और वो एक्सलेरेशन उसी फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही होगी। अगर आपने अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचा है, उस पर फोर्स लगाई है, तो उसके अंदर जो एक्सलेरेशन पैदा होगी वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ होगी, यानी आपकी तरफ होगी। अब यहाँ देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। और उसकी जो मिकदार होगी, उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी उस एक्सलेरेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स होगी एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगर आप देखें तो जो उसके अंदर एक्सलेरेशन पैदा हो रही होगी वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी? नेट फोर्स की। अगर आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सलेरेशन पैदा होगी। इसका मतलब ये है, लेट करते हैं कि आपने ना किसी चीज़ को धक्का लगाना है या आपने किसी चीज़ को फेंकना है, छोटे से पत्थर को, आप उस पर फोर्स लगाते हैं। आपने जिस सिमत में आपने फोर्स लगाई उसकी एक्सलेरेशन भी उसी ही सिमत में होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरे हिस्से में वो क्या कहते हैं कि जितनी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसकी जो एक्सलेरेशन होगी उसकी फोर्स पर डिपेंड कर रही होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? नेट फोर्स की। जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सलेरेशन पैदा होगी। और आगे फिर वो क्या कहता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मैस की। अगर आप उस स्टोन का, उस पत्थर के टुकड़े का वज़न जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी एक्सलेरेशन उतनी ही कम होगी। अगर मैस कम होगा एक्सलेरेशन ज़्यादा होगी, अगर मैस ज़्यादा होगा एक्सलेरेशन कम होगी। इन्वर्सली इसी को कहते हैं एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो। डायरेक्टली जो होता है ना वो क्या होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी उसकी साथ बढ़े। तो अब यहाँ पर इसका जो मेन थ्योरी ये बन रही है कि अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं उसके अंदर एक्सलेरेशन पैदा होती है और वो एक्सलेरेशन उसी फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होगी, और जो एक्सलेरेशन पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फोर्स की होगी। और इन्वर्सली किसकी होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मास की होगी। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सलेरेशन ए इन ए बॉडी ऑफ मास एम। अगर आप लेट करते हैं कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई है, उसके अंदर अब एक्सलेरेशन जो पैदा हुई है उसको हमने नाम किसका दे दिया? यहाँ पर देखें तो उसको हमने नाम दे दिया ए का, एक्सलेरेशन को। और उस बॉडी का जो मास था ना उसका मास क्या नाम दिया? एम। देन वी कैन स्टेट दी मैथमेटिकली। पहले तो हमने इसको थ्योरी की फॉर्म में पढ़ा था, अब हम किस चीज़ में पढ़ेंगे इसको? मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर कैसे पढ़ेंगे? कि हमने कहा था कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सलेरेशन पैदा होती है और वो एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फोर्स की। तो एक बात पूरी हो गई कि एक्सलेरेशन किसकी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट फोर्स के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मास के। अब यहाँ पर देखें, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सलेरेशन होगी, जितनी ज़्यादा मास होगा उतनी एक्सलेरेशन कम होगी, जितना मास कम होगा उतनी एक्सलेरेशन ज़्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो ए डायरेक्टली एफ ओवर एम आ गया यहाँ पर। अब फिर देखें तो हमने क्या किया है कि एफ़ को इधर ही रहने दिया, एम इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ पर मैं देखा, ये जो एम है अगर हम इसको इस साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कैसी इक्वेशन बन जाएगी? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए आ जाएगा। अब यहाँ पर पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी गेट, अगर हम डायरेक्टली को ख़त्म करते हैं और उसकी जगह के और इक्वल डालते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? सेकेंड न्यूटन लॉ, एफ इज इक्वल टू के एम ए बन जाएगा। इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ के। अब के की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। जब हम के की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको पुट करके दे सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू के की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1, ठीक है, और साथ एम ए डाल देता हूँ। जब 1 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ होती है तो वो वैसी की ही वैसी आ जाती है इस तरह। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बन गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सेकेंड न्यूटन लॉ हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि
ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एन। अब इसका जो यूनिट होगा ना हमारे पास वो क्या होगा, न्यूटन होगा। इसका दो यूनिट मान सकते हैं, एक यूनिट होते हैं मैथ का हमारे पास होता है, यहाँ पर देखें तो इसका होता है किलोग्राम, मैथ का केजी हो गया, ए का होता है मीटर पर स्क्वायर, ये चीज़ होती है। और ये सारे का सारा न्यूटन की इक्वल होता है। अगर ये वाला यूनिट आ जाए तब भी ठीक है, ये वाला, अब इसको न्यूटन के नाम से जाना जाता है इसलिए हम इसको एन से शो करवाते हैं न्यूटन, और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह भी आ जाता है कि क्वेश्चन के इस तरह आ जाता है कि न्यूटन के फोर्स का यूनिट क्या है, तो ए पॉइंट जो होगा वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, बी के अंदर वो एन डाल देता है, सी के अंदर ए और बी डाल देता है, और डी के अंदर नन डाल देता है। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी बच्चे, सिर्फ देखना है कि क्या ये एन भी आ रहा है, न्यूटन भी है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर भी आ रहा है, ये दोनों सेम है। तो आपने सी को चेक करना है, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, तो आपने सी को टिक करना है। जल्दबाजी में आपने फ़ौरन ही एन को देख कर नहीं टिक कर देना, इस तरीके से आपका नंबर कट सकता है। तो ये चीज़ें ख्याल रखनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ना तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन किसी चीज़ के अंदर पैदा होगी वो 1 मीटर पर स्क्वायर होगी। इन ए बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम, और उस बॉडी का मैस अगर 1 किलोग्राम हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन होगा। फोर्स जब लगाएंगे 1 किलोग्राम होगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो 1 मीटर पर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर ये कैसे लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन किसकी इक्वल हो गया, 1 kg मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर पर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन हमारे पास किसकी इक्वल, ये देखें 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। तो अभी मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ है 1 न्यूटन जो होगा वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर की इक्वल भी होता है। यही चीज़ मैंने अभी ये करके दिखाई है, ये वाली चीज़।